दोस्तों आज अपन बात करेंगे मुर्गियों के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। सेलेक्टेड प्रश्न है, उनके बारे में आप ध्यान से देखना। सबसे पहला प्रश्न है अपना, ब्रूडर हाउस में अधिक नमी से मुर्गियों में कौन सा रोग होता है? पहला रानीखेत है, दूसरा मेरेक्स है, तीसरा गुमरो है और चौथा कॉक्सिडियोसिस बीमारी है। अब इसके अंदर आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है कि नॉर्मल ब्रूडर हाउस क्या होता है। सबसे पहला ही प्रश्न ये आ गया, ब्रूडर हाउस होता क्या है? देखो, 0 से 4 सप्ताह के चूजों को पालना, 0 से 4 सप्ताह के जो चूजों को पालने की जो क्रिया होती है वो तो क्रिया कहलाती है ब्रूडिंग। क्या कहलाती है? ब्रूडिंग। और जिस आवास में पाला जाता है उसको क्या बोलते हैं? ब्रूडर हाउस। समझ रहे हो पहली बात? ब्रूडर हाउस किसको कहा गया? 0 से 4 सप्ताह के चूजों को जो पालने की जो क्रिया थी उसे तो अपन ने क्या कहा? ब्रूडिंग का। क्या कहा? ब्रूडिंग। तथा पशुओं को नॉर्मल, देखो आपने देखा था गाय भैंसों को अपन पाल रहे थे, काल्विंग बॉक्स था जहां प्रसव के समय, उसके बाद छोटे बच्चों को अलग किया। यहाँ पे अगर अपन बात करते हैं तो ब्रूडर हाउस यानी 0 से 4 सप्ताह के चूजों को जो पालने की क्रिया होती है वो तो ब्रूडिंग कहलाती है, और जिस आवास में उसे पाला जाता है उसे क्या कहा जाता है? ब्रूडर आवास कहा जाता है। तो वहां पे एक नमी के द्वारा जो बीमारी होती है वो कौन सी बीमारी होती है? कॉक्सिडियोसिस बीमारी, जो कि पशु आवास के अंदर नमी हो जाती है। तो ऐसे ही पक्षियों के अंदर भी नमी, देखो नमी का मौसर कारण क्या होता है कि मुर्गियों को 2 प्रकार से पाला जाता है। एक तो पाला जाता है नीचे बिछावन के द्वारा और एक पाला जाता है पिंजरे में। अगर आपने पिंजरे में रखा है तो नीचे नमी होगी क्या? नहीं होगी। लेकिन अगर आपने नीचे बिछावन वाली में पाला है, जैसे बिछावन में क्या करते हैं, 5 से 6 इंच की मोटी परत बना देते हैं जिसे लीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीटर। 1 लीटर तो होता है ये वाला लीटर, और वो वाला लीटर ये वाला लीटर होता है। ठीक है? तो ऐसा क्या होता है, नीचे जैसे चारे का कुट्टी है, लकड़ी का बुरादा है, संगमरमर के टुकड़ों का कुछ बारीक वो होता है, तो ऐसे सारी जैसे मक्का की कुट्टी है ऐसे, तो वो क्या करते हैं, उनको खाते भी रहते हैं और उनमें टॉयलेट भी उनमें करते हैं, इधर से दस्त भी उसी में करते हैं। तो वो एक कुछ 2-3 महीने के अंदर वो एक खाद बन जाती है। लेकिन जब उसमें मॉइस्चर होता है, नमी होती है, तो एक बीमारी हो जाती है कॉक्सिडियोसिस, जिसे बोलते हैं खूनी पेचिस, और ये बीमारी होती है प्रोटोजोआ के द्वारा होती है। तो पहली चीज तो ये थी कि ब्रूडर हाउस में अधिक नमी से कौन सा रोग होता था? कॉक्सिडियोसिस। किसके कारण होता था? ये प्रोटोजोआ के कारण। किसके नाम से जाना जाता है? इसका रोग कारक क्या था? इमेरिया टेनेला, इमेरिया ह्यूरिस। देखो अगला है, मुख्यतः बाजार में उपलब्ध अंडे अनिश्चित होते हैं, इनमें चूजे विकसित नहीं होते हैं, इसलिए इन्हें वेजिटेरियन अंडे कहा जाता है। अब अपन जैसे अंडे पढ़ रहे हैं तो एक चीज याद रखना कि बाजार में उपलब्ध होने वाले अंडे अनिश्चित होते हैं। कैसे होते हैं? अनिश्चित, यानी फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, चूजे विकसित नहीं होते, इसलिए उसे वेजिटेरियन अंडे कहा जाता है। देखो 2 प्रकार के अंडे होते हैं, एक में चूजा बनता है और एक में चूजा नहीं बनता है। जिनमें चूजा नहीं बनता है उनको खाने के लिए प्रयोग करते हैं, और जिनको चूजा बनता है उनको अपन मांस उत्पादन के लिए, जैसे चूजा बड़ा होगा मांस के लिए आप उनको प्रयोग करोगे। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। अब आप देखो कि अंडोत्सर्ग हेतु कुक्कुट पालन में मादा व नर का अनुपात कितना रखा जाता है? जैसे मान लो एक अपन जैसे एक प्रजनन के लिए अपन ने मान लो एक डेयरी फार्म है, तो डेयरी फार्म में आपके पास भेड़ पालनी है आपको, तो कितनी भेड़ों पे आप नर मेंढा रखोगे? कितने बकरों पे आप नर बकरा रखोगे? तो जैसे लगभग 40 से 50 बकरियों पर एक बकरा रखा जाता है, 30 से 40 नर बेड़ों पर, मतलब मादा बेड़ों पर एक नर मेंढा रखा जाता है। तो ऐसे ही यहाँ पे जो अनुपात रखा जाता है, तो ये अनुपात देखो, अब 1/1:10 है और 10:1 है। तो ये दोनों अनुपात तो क्रॉस है, लेकिन इन दोनों में से ही आपको उत्तर करना है। तो देखो सबसे पहले मादा आ रही है और एक आ रहा है नर, तो नर ज्यादा रखते हैं या मादा? मादा। तो यानी कि मादा देखो किस में आ रही है ज्यादा, तो यानी कि इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? 10:1 वाला हो जाएगा। उसके बाद अगला आ जाइए, चिकन में पानी की मात्रा। चिकन, मुर्गी का मांस क्या कहलाता है? चिकन। और चिकन में पानी की मात्रा पूछ रहा है, वो अपन से नमी पूछ रहा है। तो चिकन में देखिए आप, ये रहा, चिकन में नमी कितनी होगी? तो अपने पास ऑप्शन है 65 से 80%,
50 से 60, 90% और 20 से 30%। तो अपना आंसर इसके अंदर हो जाएगा 65 से 80%। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए चिकन में नमी की मात्रा या पानी की मात्रा कितनी होती है, तो लगभग होती है 65 से 80%। एक चीज और याद रखना कि नॉर्मल आपने देखा, आपसे पूछा जाए कि मुर्गियों का मांस किस कलर का होता है, तो मुर्गियों का मांस होता है सफेद। कैसा होता है? सफेद। लेकिन अन्य पशुओं का जो मांस होता है वो हल्का गुलाबी होता है। कैसा होता है? हल्का गुलाबी होता है। और कड़कनाथ का कैसा होता है? काला होता है। उसके बाद अगला देखिए, अंडे के कवच पर कितने छिद्र होते हैं? 600 से 800। अंडा देखोगे आप तो अंडे के ऊपर ऑक्सीजन की क्रिया के लिए जो क्रिया यानी कि पोषक तत्वों का आवागमन, जैसे मुर्गी का अंडा है, अंडे के ऊपर मुर्गी बैठती है तभी उसके अंदर चूजा पैदा होता है, तो उसको पोषण कहां से मिल रहा है? उन छिद्रों के द्वारा ही मिल रहा है। कहां से मिल रहा है? छिद्रों के द्वारा। जैसे एक मादा पशु अपने बच्चे को पोषक तत्व कहां से देती है? नाभि के द्वारा। नाभि, नेवल जुड़ी हुई थी। फिर आपने बोला था कि नवजात बछड़े में प्रसव के बाद नाभि को काटते हैं 1.5 से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो वह नेवल को काटा जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो 600 से 800 जो छिद्र होते हैं, इन्हीं छिद्रों के द्वारा पोषक तत्वों का क्या होता है? आवागमन होता है। पोषक तत्व जा भी रहे, आ भी रहे, इन सब चीजों का होता है। तो ये सारी की सारी जो चीजें होती है वो 600 से 800 छिद्र होते हैं। अगला देखो, अंडे का कवच का कार्य क्या होगा? देखो, अंडे का ऊपर कवच बना होता है। अरे अंडे के ऊपर कवच होता है जो कैल्शियम कार्बोनेट का होता है, जिसमें 94% कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है। तो देखो, अंडे का स्वाद बढ़ाता है, तो कवच को अपन खाने में प्रयोग करते, स्वाद बढ़ा ही नहीं सकता। पोषक तत्वों का संग्रहण होता है, पोषक तत्वों का कोई संग्रहण भी नहीं होगा। आंतरिक अंगों को सुरक्षा प्रदान करना है या इनमें से कोई नहीं, तो आंतरिक अंगों को सुरक्षा प्रदान। अरे अंडा अगर गिर गया मान लो, तो चूजे को बचाने का काम भी किसने किया? कवच ने किया ना। किया या नहीं किया? तो ये चीज याद रखना है। तो इसमें आ जाएगा आंतरिक अंगों को सुरक्षा प्रदान करना आ जाएगा। अगला आ जाओ, इंक्यूबेटर मशीन का तापमान प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय सर्वक जो तृतीय सप्ताह होता है वो क्रमशः कितना रखा जाता है? देखो, सबसे पहली बात तो ये इंक्यूबेटर मशीन क्या होती है। सबसे पहली बात तो ये कि इंक्यूबेटर मशीन होती क्या है, क्योंकि आपको ये तो पता है कि साहब तापमान इतना इतना होता है। इंक्यूबेटर मशीन था क्या? देखो, अंडा, हर अंडे के ऊपर मादा का बैठना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो अंडे सेने के लिए, क्या करने के लिए? सेने के लिए मुर्गी अंडे के ऊपर बैठती है। तो यानी कि अगर अपन बात करते हैं किस विधि के द्वारा? प्राकृतिक विधि के द्वारा। तो प्राकृतिक विधि के द्वारा एक मुर्गी 8 से 10 अंडे सेने का काम करती है। कितने अंडे सेने का काम करती है? 8 से 10 अंडे सेने का काम करती है। लेकिन कृत्रिम विधि में एक बार में लगभग 1000 से 2000 अंडे को सेने का काम किया जा सकता है। और सेने के लिए जो मशीन प्रयोग की जाती है उसको बोलते हैं क्या? इंक्यूबेटर मशीन। क्या बोलते हैं? इंक्यूबेटर मशीन। तो सामान्यतः देखो, इंक्यूबेटर मशीन का तापमान अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले तो कितना होता है? 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। इंक्यूबेटर मशीन का तापमान कितना होता है? 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। लेकिन अगर वो आपसे पूछे कि प्रथम सप्ताह, द्वितीय सप्ताह और तृतीय सप्ताह, तो प्रथम सप्ताह 101, द्वितीय सप्ताह 102 और तृतीय सप्ताह कितना हो जाएगा? 103। सर ये 3 सप्ताह तक क्यों रखा? क्योंकि मुर्गी के अंडे में, अंडे से चूजा बाहर आने में समय कितने दिन का लगता है? 21 दिन का। कितने दिन का समय लगता है? 21 दिन का। तो आप बताओ, पहला सप्ताह यानी कि 101 रख दिया, दूसरा सप्ताह 102 रख दिया, तीसरा सप्ताह 103 रख दिया। 3 सप्ताह यानी कि 7 × 3 बराबर 21 दिन हुए नहीं हुए? आपका अंडे से चूजा बाहर आ चुका है या नहीं आ चुका? और तापमान आपने मेंटेन किया या नहीं किया? तो अगर आपसे पूछा जाए कि अंडे सेने के लिए किस मशीन का प्रयोग किया जाता है, तो आप क्या बताओगे? इंक्यूबेटर मशीन। प्राकृतिक विधि में एक बार में कितने अंडे छिए जाते हैं? 8 से 10। कृत्रिम विधि में कितने छिए जाते हैं? 1000 से 2000 छिए जाते हैं। अगर आपसे पूछे इंक्यूबेटर मशीन में प्रथम सप्ताह कितना तापमान रखोगे? 101। दूसरे सप्ताह में कितना रखोगे? 102। तीसरे सप्ताह में कितना रखोगे? 103। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप, देखो नेक्स्ट प्रश्न है अपना, मुर्गी की मिनोरका नस्ल किस श्रेणी की है? मिनोरका, तो देखो मेडिटेरियन वर्ग में। कौन से वर्ग में? मेडिटेरियन में। क्योंकि मिनोरका थी, व्हाइट लेगोर्न थी, ये सारी की सारी नस्लें मेडिटेरियन वर्ग की थी। और मेडिटेरियन की सबसे सर्वोत्तम जो नस्ल थी वो कौन सी थी? व्हाइट लेगोर्न, जिसका उत्पत्ति स्थान इटली था। और भारत में वो कब आई थी? 1920 में आई थी। अगला प्रश्न देखिए आप,
मुर्गी की व्हाइट लेगोर्न नस्ल किस श्रेणी की है? तो अभी अपन ने बात करी मेडिटेरियन वर्ग, इसके अंदर आंसर आ जाएगा। उसके बाद आप 9वां प्रश्न देखिए। देखिए, किस जिले को अंडों की टोकरी कहा जाता है? तो देखो, राजस्थान में सबसे ज्यादा अंडा उत्पादन होता है अजमेर जिले में। कहां होता है? अजमेर जिले में। इसीलिए अंडों की टोकरी भी किसे कहा जाएगा? अजमेर जिले को कहा जाएगा। उसके बाद आप देखिए, अंडे का पीला रंग किसके कारण होता है? केरोटीन के कारण, केरिका जेनतीन के कारण, जेनतोफिल के कारण, एल्बुमिन के कारण। देखो, केरोटीन के कारण तो गाय का दूध पीला होता है, गाय का घी पीला होता है। केरिका जेनतीन के कारण क्या होता है? पपीता। पपीता का नाम सुना है आपने? पपीता, केरी का पपाया, और उसका पीला रंग केरी का जेनथिन के कारण आती है। मक्का आती तो उसका जिया जेनथिन, लेकिन यहाँ जेनतोफिल आ रहा है तो अंडे के पीले रंग का कारण क्या है? जेनतोफिल के कारण। किसके कारण होता है ये? जेनतोफिल के कारण होता है। अगला, मुर्गियों का सर्वश्रेष्ठ भोजन है मक्का है, बरसी में, बाजरा है या गेहूं है? मक्का, बरसीम, बाजरा और गेहूं। मुर्गियों का सबसे सर्वोत्तम भोजन क्या है? मक्का। क्या है? मक्का। और ऊंट का पूछूं तो मटर की तूड़ी। ऊंट का क्या है? मटर की तूड़ी। मुर्गियों को सर्वाधिक किस विटामिन की आवश्यकता होती है? विटामिन ए की, विटामिन B1, विटामिन B2, डी। सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है विटामिन ए की। किसकी होती है? विटामिन ए की। और अपन देवी तो विटामिन ए ही रहा है, क्योंकि अपन सबसे ज्यादा कौन सी मक्का खिलाते हैं? पीली। और जितनी भी पीली खाने की वस्तुएं होती हैं, इनमें सबसे ज्यादा कौन सी चीजें पाई जाती है बेटा? विटामिन ए सबसे ज्यादा पाया जाता है। जैसे पपीता है, इनमें सब में विटामिन ए अच्छा पाया जाता है। अगला, भारत में मुर्गी पालन कहां होता है? भारत में सर्वाधिक मुर्गी पालन कहां होता है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात और राजस्थान। तो इसमें आ जाएगा आंध्र प्रदेश। कहां आ जाएगा? आंध्र प्रदेश। ठीक है ना, नए आंकड़ों के अनुसार आपको आंध्र प्रदेश ही फाइनल राइट करना है। आंध्र प्रदेश आ जाएगा। अगला, राजस्थान में सर्वाधिक मुर्गी पालन कहां होता है? अजमेर जिले में। कहां होता है? अजमेर में। और अजमेर जिला सर्वाधिक अंडे उत्पादन करता है, इसलिए उसे क्या कहा गया आपने? अंडों की टोकरी कहा गया। जिस स्थान पर अंडे से चूजा बाहर आता है वो स्थान क्या कहलाता है? देखो, यहां पे मैं आपको एक चीज समझा दूं जिसे आपको हमेशा याद रखना है और आपको बिल्कुल भी गलत नहीं करना है। कि देखो, एक तो होता है हेचरी, एक होता है हैचिंग, एक होता है दबड़ा या नेस्ट। देखो, सबसे पहले एक तो होता है हेचरी, एक होता है हेचिंग, एक होता है दबड़ा या नेस्ट, और एक होता है लेइंग या हेचिंग। ऐसे मान लो आप, तो लेइंग मान लो, हैचिंग उधर आ गया, हैचरी, हैचिंग, दबड़ा, नेस्ट और लेइंग आ गया। ये चीजें याद रखना, ये टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जामों में पूछी जाती है। देखो, सबसे पहले आया हैचरी, जिस स्थान पर मुर्गी अंडे से चूजे को बाहर लाती है। देखो, अगर मुर्गी अंडा दे रही है तो जिस स्थान पर मुर्गी अंडा देती है वो तो क्या कहलाया? दबड़ा या नेस्ट। क्या कहलाया? दबड़ा या नेस्ट। अरे नेस्ट यानी घोंसला होता ही नहीं होता, और घोंसले में मुर्गी अंडा देती है नहीं। नॉर्मल पशु पक्षी अंडा देते नहीं देते, तो वैसे पक्षियों में, इनमें जो मुर्गियों में भी ये यूज किया जाता है, दबड़ा या नेस्ट। जिस स्थान पर मुर्गी अंडा देती है उसे कहा जाता है दबड़ा या नेस्ट। यहां तो दे दिया उसने अंडा। अब जिस स्थान पर अंडे से चूजा बाहर आएगा, जिस स्थान पर क्या होगा? अंडे से चूजा बाहर आएगा, वो स्थान क्या कहलाएगा बेटा? आ गया? ये चीज समझ में आ गई। अब देखो, हैचिंग, अंडे से चूजा बाहर आने की क्रिया क्या कहलाई? हैचिंग। जबकि मुर्गी के द्वारा अंडा देने की क्रिया क्या कहलाई? लेइंग। समझ में आया नहीं आया? पहला आया हैचिंग, फिर हैचरी, दबड़ा या नेस्ट और लेइंग। मुर्गी ने अगर अंडा दिया तो वो क्रिया कहलाई लेइंग। मुर्गी के अंडे से चूजा जिस स्थान पर अंडा दिया वो दबड़ा या नेस्ट। अंडे से चूजा जिस स्थान पर बाहर आया वो क्या कहलाया? हैचरी। और अंडे से चूजे का बाहर आना क्या कहलाता है? हैचिंग। चारों प्रोसेस आप समझ गए ना? जिस स्थान पर अंडा दिया क्या कहलाया? दबड़ा नेस्ट। क्या कहलाया? दबड़ा नेस्ट। मुर्गी में अंडा देने की क्रिया क्या कहलाई? लेइंग। जिस स्थान पर अंडे से चूजा बाहर आया उसे हैचरी,
क्या कहा, हेचरी। और अंडे से चूजा बाहर आने की क्रिया को क्या बोला, हेचिंग। क्या बोला, हेचिंग। तो आप बताओ जिस स्थान पर अंडे से चूजा बाहर आता है उसे क्या कहोगे आप, हेचरी। क्या कहोगे, हेचरी। और आने की क्रिया को क्या बोलोगे, हेचिंग। 16 नंबर का प्रश्न देखिए, कंफ्यूज नहीं होना है, हेचरी और हेचिंग में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है आपको। अगला, मुर्गी की प्रसव क्रिया कहलाती है। अब देखो, हेचिंग भी एक प्रसव क्रिया थी और लेइंग भी थी, तो यानी कि अगर कभी भी ऐसा ऑप्शन आ जाता है तो देखो इसके अंदर मैंने दोनों ऑप्शन इसीलिए दिए थे कि आपको कंफ्यूज करने के लिए। भाई देखो ये वाला तो किसका हो गया, सुअरी का फेरोइंग, कुतिया का वेल्पिंग, लेइंग और हैचिंग दोनों किसके थे, मुर्गी के। तो अगर ऐसे ऑप्शन में आ जाते हैं तो क्या होगा, दोनों राइट है और दोनों कभी भी ऑप्शन में एक साथ आएंगे नहीं, क्योंकि दोनों मैंने आपको कंफ्यूज करने के लिए एक साथ इसके अंदर दे रखे हैं, लेइंग और हैचिंग। क्योंकि लेइंग यानी तो होता है मुर्गी अंडा देना और हैचिंग यानी होता है अंडे से चूजा बाहर आना, क्योंकि दोनों एक ही प्रोसेस है। वहां भी प्रसव हो रहा था, यहां भी प्रसव हो रहा था, इसलिए दोनों क्या है, एक प्रसव क्रिया है। उसके बाद आप देखो ये प्रश्न मैंने आपको बताया था, मुर्गी में अंडा देने की क्रिया क्या कहलाती है। देखो जो मुर्गियां, यहां पे आ गया मुर्गी में अंडा देने की क्रिया क्या कहलाती है, यहां तो आ जाएगा डायरेक्ट, कौन सा आ जाएगा, लेइंग। कौन सा आ जाएगा, लेइंग। देखो अगर अलग से पूछे मुर्गी में अंडा देने की क्रिया क्या कहलाई, लेइंग। अगर आपसे पूछे अंडे से चूजा बाहर आने की क्रिया क्या कहलाई, हेचरिंग। फिर आपसे पूछे कि हेचरी क्या कहलाती है, जिस स्थान पर अंडे से चूजा बाहर आता है उसे क्या कहा जाता है, हेचरी कहा जाता है। तो इस चीज के लिए आपको ये याद करना पड़ेगा। अगला, 0 से 4 सप्ताह के चूजों को पालने की क्रिया क्या कहलाई, ब्रूडिंग। क्या कहलाई, ब्रूडिंग। और जिस आवास में रखा जाता है उसे ब्रूडर आवास। और ब्रूडिंग को क्या कहा जाता है, कृत्रिम मां भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कृत्रिम मां। अरे भाई पैदा ही हुआ है ना, पैदा होने के बाद कुछ समय तक तो मां को संभालना पड़ता है, नहीं पड़ता, लेकिन यहां तो कौन संभाल रहा है, ब्रूडिंग वाला संभालता है, इसीलिए इसे क्या कहा गया, कृत्रिम मां कहा गया। मुर्गी जिस स्थान पर अंडा देती है उसे क्या कहा जाता है, दबड़ा या नेस्ट कहा जाता है। 4 से 8 सप्ताह के चूजों को पालने की क्रिया क्या कहलाती है, रियरिंग। क्या कहलाती है, रियरिंग कहलाती है। सियरिंग क्या कहलाता, भेड़ों में ऊन कुतरना क्या कहलाता है, सियरिंग कहलाता है। जबकि नॉर्मल 4 से 8 सप्ताह के चूजों को पालने की क्रिया क्या कहलाती है, रियरिंग कहलाती है। 8 माह से 1 वर्ष के नर चूजे को कोरकिल्स व मादा चूजे को पुल्लेट पटोर कहते हैं। देखो क्या कह रहा है वो, 8 माह से कम, 8 माह से 1 वर्ष मतलब, यानी 8 माह से कम वाला नहीं होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। यानी 8 माह से 1 वर्ष के नर चूजे को तो क्या कहा जाता है, कोरकिल्स कहा जाता है, और मादा चूजे को कहा जाता है पुलेट या पठोर कहा जाता है। याद करो मैंने आपको मुर्गी की मादा लिखाई थी हेन या पुलेट लिखाया था, तो ये वही हेन या पुलेट है। एक होता है ग्रोअर मैनेजमेंट। देखो 0 से 4 सप्ताह के चूजों को पालने की क्रिया क्या कहलाई, ब्रूडिंग। 4 से 8 सप्ताह के चूजों को पालने की रियरिंग, और 8 से 12 सप्ताह के चूजों को पालने की क्रिया उत्पादन के लिए, नॉर्मल अपन पाल रहे हैं, 8 से 12 सप्ताह के चूजों को उत्पादन के लिए पालना कहलाता है ग्रोअर मैनेजमेंट। क्या कहलाता है, ग्रोअर मैनेजमेंट। तो 8 से 12 सप्ताह तक। देखो अब आप आगे देखना, इसके ऑप्शन देखना। देखो ये रहा ग्रोअर मैनेजमेंट तक, 8 से 12 सप्ताह के उत्पादन आयु तक के पालन पोषण को क्या कहा जाता है, ग्रोअर मैनेजमेंट का। 8 सप्ताह से लेकर आपको पालना है, जब तक वो उत्पादन करे तब तक आप उनको पालना है। 8 से 12 सप्ताह तक पाल सकते हो, उससे ज्यादा अगर वो उत्पादन में है तो पाल सकते हो। जैसे आप देखो ब्रोइलर कब तक पालते हो आप, 8 से 12 सप्ताह के चूजे को ब्रोइलर कहा जाता है, बॉयलर। और बॉयलर उत्पादन के लिए कल अपन ने पढ़ा था प्लाईमाउथ रोग। क्या पढ़ा था, प्लाईमाउथ रोग पढ़ा था। अगला, जिस स्थान पर अंडे से चूजा बाहर आता है उसे क्या कहा जाता है, हेचरी कहा जाता है। वो मुर्गियां जो मांस उत्पादन हेतु पाली जाती है क्या कहलाती है, ब्रोइलर। क्या कहलाती है, ब्रोइलर। और ब्रोइलर उत्पादन के लिए कौन फेमस था, प्लाईमाउथ रोग, जिसे व्यापारिक दृष्टि की भी सर्वश्रेष्ठ नस्ल कहा गया था। मुर्गी के अंडे का वजन कितना होता है, 57.5 ग्राम होता है। टर्की मुर्गी में अंडे से चूजा बाहर आने में कितना समय लग जाता है, तो टर्की मुर्गी में लगता है 28 दिन। कितने दिन का समय लगता है मुर्गी को एक अंडा निर्माण करने में। देखो अंडा देना अलग बात है और अंडे से चूजा आना अलग बात है।
मुर्गी को एक अंडा देने में समय लगता है 24 से 36 घंटे का। कितना समय लगता है? 24 से 36 घंटे में मुर्गी एक अंडा दे देती है। लेकिन अंडे से चूजा बाहर आने में समय लगता है कितने दिन का? 21 दिन का। कितने दिन का? 21 दिन में। इसीलिए मुर्गी का गर्भकाल कितने दिन का कहा गया है? 21 दिन का। कितने दिन का? 21। लेकिन टर्की मुर्गी में कितना समय लग जाता है? 28 दिन का समय लग जाता है। अगला, मुर्गियों में केपोनाइजेशन कहलाता है चोंच काटने की क्रिया डिबिकिंग कहलाती है। चोंच काटने की क्रिया क्या कहलाती है? डिबिकिंग। पंख काटने की क्रिया नहीं। मुर्गी में आपस में चोंच मारकर लड़ने की या पक्षियों को बध्याकरण करने की क्रिया। देखो, पक्षियों को बध्याकरण करने की क्रिया को भी केपोनाइजेशन नहीं कहा जाता है, ठीक है ना। एक चीज नॉर्मल कैनाबोलिज्म की, देखो यहां पे क्या हो रहा है कि देखो सबसे पहले केपोनाइजेशन है, तो दो चीजें आपके पास, एक केपोनाइजेशन है और एक क्या है? कैनाबोलिज्म। क्या है? एक तो केपोनाइजेशन है और एक क्या है? कैनाबोलिज्म। अगर पक्षियों का बध्याकरण किया जाता है तो उसे तो कहा जाता है केपोनाइजेशन, लेकिन अगर माना कि चोंच मारकर आपस में लड़ रही है तो उस क्रिया को कहा जाएगा कैनाबोलिज्म। क्या कहा जाएगा? कैनाबोलिज्म। और केपोनाइजेशन में किस में कहा जाएंगे? देखो, पक्षियों को बध्याकरण करने की क्रिया क्या कहलाएगी? केपोनाइजेशन। क्योंकि बध्याकृत पक्षी क्या कहला रहा था? केपन। क्या कहलाता है? केपन। इसलिए उनको करने की जो बध्याकरण करने की जो क्रिया होगी वो क्या कहलाएगी? केपोनाइजेशन। अगला प्रश्न है, देखो इधर, ये रहा, एक अंडे से कितनी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? एक अंडे से कितनी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? 60 कैलोरी होती है, 70 कैलोरी होती है, 80 कैलोरी होती है, 90 कैलोरी होती है। तो एक अंडे से अपन को ऊर्जा प्राप्त होती है 80 कैलोरी। कितनी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? 80 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। मुर्गी के एक अंडे के ऊपर कितने छिद्र पाए जाते हैं? तो ये पहले भी आ चुका था, आपको याद आ रहा होगा, 600 से 800। अंडे का जैविक मान कितना होता है? तो अंडे का जैविक मान होता है 94। कितना होता है? 94 होता है, 94 होता है, ये भी आपको याद रखना है। अगला, मुर्गी पालन में व्यवसाय का लगभग कितना प्रतिशत व्यय आहार पर खर्च होता है? यानी कि आप 100 रुपए अगर मुर्गी पालन पर खर्च कर रहे हो तो उनमें से लगभग कितने रुपए तो आपके आहार पे खर्च हो जाएंगे? तो इसमें कितने रुपए आ जाएंगे? 60 से 70 रुपए तो उस पे ही खर्च हो जाएंगे, यानी कि 60 से 70% हो जाएंगे। मुर्गियों को आहार में प्रोटीन की मात्रा की आवश्यकता होती है, तो देखो इसके अंदर इसका ऑप्शन बिल्कुल सही वाला नहीं है, मैं सही वाला आपको लिखा देता हूं कि मुर्गी को प्रतिदिन जो आहार में होता है उसमें लगभग 60 से 70 से भी ज्यादा, यानी 70 से 80% तो उसको लगभग कार्बोहाइड्रेट चाहिए, यानी आप तो लगभग 60 से 70% कार्बोहाइड्रेट मान लो। और लेकिन प्रोटीन का अगर आपसे पूछे कि मुर्गी को आहार में प्रतिदिन कितनी प्रोटीन की आवश्यकता होती है, तो लगभग कितने प्रोटीन की आवश्यकता होती है? 10 से 20%। कितने परसेंट की? 10 से 20% प्रोटीन की आवश्यकता होती है। उसके बाद आप आगे देखिए, 31वें नंबर में देखिए, अंडे सेने का सबसे उपयुक्त समय कौन सा है? मैंने आपको बताया अंडे सेने की, अभी मैंने आपको क्रिया बताई थी, इंक्यूबेटर मशीन के द्वारा अंडे सेते हैं, लेकिन अंडे सेने का उपयुक्त समय कौन सा होगा? यानी कि किस समय अंडे से, अगर अंडे सेने की क्रिया भी करनी है तो किस समय करी जानी चाहिए? तो अंडे सेने की जो क्रिया होती है वो फरवरी मार्च में करी जानी चाहिए। कब करी जानी चाहिए? फरवरी मार्च। अगला, एक अंडे को प्राकृतिक विधि से कितने अंडे सेने का काम करती है? मतलब एक मुर्गी प्राकृतिक विधि से एक बार में कितने अंडे सेने का काम करती है? तो कितने का? 8 से 10 अंडे सेने का काम करती है। कृत्रिम विधि से कितना करेगी? तो लगभग 1000 से 2000, यहाँ पे 1200 की जगह 2000 आ जाएगा तो भी राइट है, 1000 से लेकर 2000 वाले में करती है। मैंने आपको बोला था इंक्यूबेटर मशीन को कृत्रिम मां भी कहा जाता है। अगला देखिए आप, इंक्यूबेटर मशीन का तापमान कितना रखोगे? तो वैसे तो कितना रखोगे? 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। प्रथम सप्ताह कितना? 101, दूसरे सप्ताह 102, तीसरे सप्ताह 103 रखोगे। वो मुर्गियां जो अंडे उत्पादन हेतु पाली जाती है क्या कहलाती है? अंडे उत्पादन के लिए पाल रहे हो, लेयर। क्या कहलाती है? लेयर। अगर मांस उत्पादन के लिए पालते तो ब्रोइलर। 4 से 8 सप्ताह के चूजों को रियरिंग, 8 सप्ताह से लेकर उत्पादन तक के चूजों को ग्रोअर मैनेजमेंट। विश्व में सर्वाधिक अंडा उत्पादन करने वाली नस्ल व्हाइट लेगोर्न हो जाएगी, इसके अंदर व्हाइट लेगोर्न आंसर आ जाएगा। व्हाइट लेगोर्न मुर्गी का उत्पत्ति स्थान कहां है? इटली का है। कहां है? इटली का। जैसे मेरिनो का कहां है? स्पेन। मेरिनो का कहां है? स्पेन। और इसका इटली, ये दोनों बहुत फेमस है, एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। भारतीय मुर्गियां प्रतिवर्ष कितना अंडा उत्पादन करती है?
तो भारतीय मुर्गियां प्रतिवर्ष अंडा उत्पादन करती है लगभग 60 से 80, जबकि विदेशी जो मुर्गियां होती है जैसे व्हाइट लेगोन, ये सारी मुर्गियां कितना करती है 240 से 260। अगला देखो, व्हाइट लेगोन मुर्गी प्रतिवर्ष कितना अंडा उत्पादन करती है 240 से 260 करती है। देसी मुर्गियों में लड़ाई के लिए प्रसिद्ध कौन सी है? असील। कौन सी है? असील। अगला, मुर्गियों की किस नस्ल को काला मांसाहारी के नाम से जानते हैं? कड़कनाथ को। किसको जानते हैं? कड़कनाथ को जानते हैं। अगला, निम्न में से मेडिटेरियन वर्ग की सबसे सर्वश्रेष्ठ नस्ल कौन सी है? व्हाइट लेगोन। कौन सी है? व्हाइट लेगोन। मुर्गी की सर्वश्रेष्ठ द्विप्रयोजनीय नस्ल कौन सी है? ड्यूअल पर्पज। बताओ, मुर्गियों की सर्वश्रेष्ठ ड्यूअल पर्पज नस्ल कौन सी है? वो आपको बताना है, रोड आइलैंड रेड। कौन सी है? रोड आइलैंड। देखो आपने पढ़ा था, आपने याद आ रहा हो, प्लाईमाउथ रोग आपने पढ़ा था, न्यू हैम्पशायर पढ़ा था, रोड आइलैंड पढ़ा था। ये सब अमेरिकन वर्ग की थी जो ड्यूअल पर्पज में थी और ये द्विप्रयोजनी सर्वश्रेष्ठ नस्ल थी। किस नस्ल के अंडे का रंग भूरा होता है? तो रोड आइलैंड। किस नस्ल का होता है? रोड आइलैंड, इसका आंसर आ जाएगा। मुर्गियों की किस नस्ल में सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है? तो बुसरा में। किस में पाई जाती है? बुसरा में पाई जाती है। मुर्गी की सबसे शक्तिशाली वो झगड़ालू नस्ल कौन सी है? चितांगंग। मैंने आपसे कहा था चीता जैसी होती है, मजबूत। ब्रोइलर उत्पादन हेतु मुर्गी की सर्वश्रेष्ठ नस्ल कौन सी है? प्लाईमाउथ रोग। कौन सी है? प्लाईमाउथ रोग मुर्गी की सबसे सर्वश्रेष्ठ नस्ल हो जाएगा। व्यापारिक दृष्टि से सबसे सर्वोत्तम नस्ल भी कौन सी हो जाएगी? प्लाईमाउथ रोग हो जाएगी। मुर्गी में अंडे से चूजों को बाहर आने में कितना समय लगता है? देखो, सबसे पहली बात है, मुर्गी में अंडे से चूजे को बाहर आने में कितना समय लगता है? तो 21 दिन। लेकिन अगर ये टर्की मुर्गी का पूछता तो फिर आप क्या बताते? 28 दिन आप बताते। अगला देखो आप, ये रहा। मुर्गियों में एक अंडे का औसतन उपजाऊ जीवन काल कितना होता है? मैंने आपको बताया था, एक अंडा बनने में समय लगता है 12 से 36 घंटे। कितने समय लगते हैं? 12 से 36 घंटे, यानी कि ये वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये वाला समय लगता है लगभग, यहाँ पे अगर 24 से 36, 1 से 1.5 दिन का समय लगता है एक अंडे को बनने में। मुर्गियों के लिए प्रतिदिन कितने प्रकाश की आवश्यकता होती है? तो जो मुर्गियां अंडा देने वाली होती है तो उन्हें लगभग 16 से 18 घंटे की आवश्यकता होती है, और इसमें 14 से 16 दे रखा है, तो ये वाला प्रकाश आवश्यकता होगी। अब यूं नहीं है कि सर सूर्य की रोशनी तो 8 घंटे आती है तो हम कहां से लाए प्रकाश? प्रकाश आप लाओगे, आप वहां पे क्या लगाओगे? ट्यूबलाइट लगाओ। आपके पास नॉर्मल जो भी आप लगा सकते हो, वहां पे लाइट की आपको व्यवस्था करनी है और उनसे उनको प्रकाश मिलता रहेगा, तो 14 से 16 घंटे आ जाएगा। ब्रॉयलर की उम्र कितनी होती है? तो ब्रॉयलर की उम्र होती है लगभग 8 से 12 सप्ताह होती है। 1 से 1.5 किलो उनका वजन होना चाहिए, और जो मुर्गियां मांस उत्पादन के लिए पाली जाती है वो ब्रॉयलर कहलाती है। केनाबोलिज्म किसमें पाई जाती है? मुर्गियों में सबसे ज्यादा। मुर्गियों का आपस में चोंच मारकर लड़ना क्या कहलाता है? केनाबोलिज्म। मुर्गियां आपस में चोंच मारकर लड़े नहीं, इसीलिए उनकी क्या काट दी जाती है? चोंच काट दी जाती है, और चोंच काटने की क्रिया कहलाती है डिबिकिंग। क्या कहलाती है? डिबिकिंग। मुर्गियों में प्रथम बार चोंच काटी जाती है 12 से 14 दिन पर, दूसरी बार काटी जाती है 14 से 16 सप्ताह पर। प्रथम बार चोंच और दूसरी बार चोंच काटी जाती है। लेकिन कभी आपसे एग्जाम में ऐसा पूछ ले कि सामान्यतः मुर्गियों में चोंच काटने की उपयुक्त उम्र क्या होगी, तो आपका आंसर आएगा 1 माह। कितना आएगा? 1 माह। मुर्गियों में ऊपरी चोंच 1/4 भाग काटी जाती है, निचली चोंच 1/8 भाग काटी जाती है। अगला, मुर्गियों में चोंच काटने की क्रिया क्या कहलाती है? डिबिकिंग। विश्व में सर्वाधिक मांस उत्पादन करने वाली नस्ल कौन सी हो जाएगी? रेड कॉर्निश। कौन सी हो जाएगी? रेड कॉर्निश। और अगर भारत में पूछेंगे तो कौन सी आ जाएगी भारत में? कड़कनाथ। कौन सी आ जाएगी? कड़कनाथ आ जाएगी। असील लड़ाई के लिए थी, और कड़कनाथ का जो काला मांसाहारी, जिसके मांस को टेंडर भी कहा जाता है। अगला, भारतीय मुर्गियों में सर्वाधिक मांस उत्पादन करने वाली नस्ल कौन सी हो जाएगी? कड़कनाथ। जबकि विश्व में कौन थी? रेड कॉर्निश। मुर्गी प्रथम बार अंडा देना प्रारंभ करती है जब वो 5 से 6 माह की हो जाती है। कब करती है? 5 से 6 माह की हो जाती है, तब प्रथम बार अंडा देना प्रारंभ करती है। कैंडलिंग टेस्ट किया जाता है अंडे के वजन हेतु, मुर्गी की परिपक्वता का, अंडे की गुणवत्ता का, या मांस की क्वालिटी का। तो याद रखना, कैंडलिंग जो टेस्ट किया जाता है वो किया जाता है अंडे की गुणवत्ता का। किसका टेस्ट किया जाता है? ये अंडे की गुणवत्ता का। ये 2 बार किया जाता है। प्रथम बार किया जाता है 7 दिन पर, दूसरी बार किया जाता है 14 दिन पर, और तीसरी बार तो अंडा अपने आप चूजा बाहर आ ही रहा है। अब इसको क्यों करते हैं? कैंडलिंग टेस्ट को इसलिए करते हैं कि अगर माना चूजा पल ही नहीं रहा हो, अंदर चूजा है ही नहीं, तो उसको खाने के लिए प्रयोग कर लो।
भाई नॉर्मल क्या होगा, फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं तो उसको खाने के लिए प्रयोग कर लेते हैं। जैसे मान लो आपने कोई अंडा संभाल रखा है कि भाई इसमें चूजा बनेगा बनेगा बनेगा, आपने कैंडलिंग टेस्ट नहीं किया, माना आपने 21 दिन उसका इंतजार किया फिर भी टेस्ट नहीं हुआ, तो आपका नुकसान हुआ या नहीं हुआ। इसलिए कैंडलिंग टेस्ट कर लिया जाता है। कैंडलिंग टेस्ट अंडे की गुणवत्ता बताता है। प्रथम बार 7 दिन पर करोगे, दूसरी बार 14 दिन पे करोगे और तीसरी बार 21 दिन में तो अंडे से चूजा बाहर आ जाएगा। उसके बाद आप देखो बद्याकरण किया हुआ पक्षी क्या कहलाता है, तो बद्याकरण किया हुआ पक्षी कहलाता है केफन। ब्रोइलर वो मुर्गियां जो मांस के लिए पाली जाती है, 8 से 12 सप्ताह, 1 से 1.5 किलो वजन। कुक या रोस्टर, नर मुर्गा जो प्रजनन के लिए प्रयोग किया जाता है वो कुक रोस्टर कहलाता है। आगे आ जाओ पुल्लेट, हेन व पुल्लेट, तो हेन व पुल्लेट कहलाता है मादा। मुर्गी की मादा को क्या कहा जाता है, हेन व पुल्लेट कहा जाता है। मुर्गी में अंडे से चूजा में फैलने वाली बीमारी कौन सी है, तो ल्यूकोसिस बीमारी है। कौन सी है, ल्यूकोसिस। देखो ल्यूकोसिस मेरेक्स बीमारी का उपनाम भी है, लेकिन जब दोनों अलग अलग दे दिए जाते हैं तो उसके अंदर ल्यूकोसिस राइट होता है। अंडे का कवच किसका बना होता है, तो अंडे का कवच बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, और कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा होती है 94%, यानी 94% कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है। इसका ए नंबर वाला जो ऑप्शन है कैल्शियम कार्बोनेट वो राइट हो जाएगा। अंडे के कवच में कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा कितने परसेंट होती है, 94% होती है। मुर्गी के अंडे में उपस्थित देखो प्रोटीन 11.5% होती है, वसा 11% होती है, अंडे में जर्दी 18% होती है, श्वेतक 34% होता है। मुर्गियों में चोंच काटी जाती है, ऊपरी चोंच 1/4 भाग काटी जाती है और निचली चोंच कितनी काटी जाती है, 1/8 भाग काटी जाती है। उसके बाद आप आगे देखिए, क्रॉप किसके समान काम करता है, तो देखो क्रॉप पेट है, क्या है, पेट के समान काम करता है। अगर आपसे पूछा है मुर्गी में क्रॉप किसके समान काम करता है, तो पेट के समान काम करता है। मुर्गी के शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है, गिजाड़। मुर्गी के देखो गाय भैंसों के आमाशय में 4 आमाशय के 4 भाग होते हैं, रुमन, रेटिकुलम, ओमेजम, एबोमेजम। वैसे सब जैसे ऊंट में 3 थे, मनुष्य में गधा, घोड़े, इनमें सब में 1 पाए जाते हैं, वैसे मुर्गी में आमाशय के 2 भाग होते हैं, एक प्रोवेंटिकुलस होता है और एक गिजाड़ होता है। गिजाड़ भाग मांसपेशी भाग होता है और प्रोवेंटिकुलस जो होता है वो ग्रंथिल भाग होता है। तो उसको वास्तविक आमाशय भी कहा जाता है प्रोवेंटिकुलस को। जैसे उधर बात करें अपन गाय भैंसों में, तो रुमन, रेटिकुलम, ओमेजम और एबोमेजम में वास्तविक आमाशय किसे कहा जाता है, एबोमेजम को, क्योंकि भोजन का पाचन उसी में होता है और वही ग्रंथिल भाग है। जबकि रुमन, रेटिकुलम, ओमेजम ये तीनों के तीनों मांसपेशीय भाग है। तो गिजाड़ शरीर का सबसे बड़ा भाग है मुर्गी के शरीर का। जैसे गाय भैंसों के शरीर का सबसे बड़ा भाग होता है कौन सा, रुमन। ग्रिट, मुर्गियों के पाचन शक्ति ठीक बनाए रखने के लिए संगमरमर के छोटे छोटे टुकड़ों को खिलाना। गिजाड़ क्या करता है, ग्रिट तो संगमरमर के टुकड़ों को खिलाना, गिजाड़ इनको पीसने का काम करता है। इन संगमरमर के टुकड़ों को पीस देता है और इन संगमरमर के टुकड़ों से क्या मिलता है, कैल्शियम मिलता है। क्या मिलता है उनको, कैल्शियम, जो किसमें बनाने में काम आ रहा है, अंडे का कवच। उर्वरक, वह मुर्गियां जो ये वह अंडे कहलाते हैं जिन्हें मुर्गियां बिना मुर्गों के देती है। देखो कई बार क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के लिए तो मुर्गों की आवश्यकता होती है, वैसे तो मुर्गी को अंडों की कोई मतलब आवश्यक निषेचन की आवश्यकता ही नहीं होती। तो जो बिना निषेचन किए हुए अंडे होते हैं वो क्या कहलाते हैं, उर्वर कहलाते हैं। उसके बाद आप आगे देखिए, डिवर्मिंग, मुर्गियों को उनके पेट व आंतों में पाए जाने वाले कृमियों से मुक्त करना डिवर्मिंग कहलाता है। देखो मुर्गियों के सबसे ज्यादा पेट के कीड़े की दवा दी जाती है मुर्गियों को, जबकि सबसे ज्यादा बाह्य परजीवी पड़ते हैं बेड में, क्योंकि बेड में 1 वर्ष में सिर्फ 2 ही बार ऊन काटी जाती है। तो ऊन में जैसे जुए, चीचड़े सब बैठे रहते हैं, इसीलिए ऊन को तो कहा जाता है परजीवियों का म्यूजियम। लेकिन आंतरिक पेट के कीड़ों की दवा सबसे ज्यादा किसको दी जाती है, मुर्गियों को दी जाती है। और मुर्गियों को पेट के कीड़े की दवा से, जो पेट के कीड़े से मुक्त करने की जो क्रिया कहलाती है वो क्या कहलाती है, डिवर्मिंग। मुर्गी के शरीर में सबसे बड़ी मांस ग्रंथि कौन सी है, तो यकृत होती है। क्लोएका, तिल्ली, यकृत और अग्नाशय, तो इनमें सबसे बड़ी मांस ग्रंथि कौन सी होती है, यकृत होती है। मुर्गियों में चोंच काटने का उपयुक्त समय देखो पूछा गया तो 1 माह आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1 माह आ जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए प्रथम बार चोंच कब काटी जाती है, तो 12 से 14 दिन पर, तथा दूसरी बार चोंच कब काटी जाती है, तो 14 से 16 सप्ताह पर। तो ये आपके मुर्गियों के संबंधित कुछ इंपोर्टेंट प्रश्न थे जो अपन ने पढ़े। आप इस वीडियो को एक बार फिर देखना ताकि आपको सारे समझ में आ जाएगा। इसके और भी प्रश्न है, जैसे अभी मुर्गियों के रोगों से प्रश्न आएंगे कि गुमरो कॉक्सिडियोसिस बीमारी कैसे हुई, रानीखेत बीमारी का टीकाकरण कैसे होगा, उसका नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे।